कुछ चंद टैग्स हमारे रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे स्विच करेंगे एसईओ के पहले फेज़ की तरफ। नोटपैड खोल लेते हैं दोबारा। चलिए जी, इसी फाइल के आगे से बात कर लेते हैं। students.html वाली जो फाइल है, इसे खोल भी लो। और साथ में एक वेबसाइट भी खोलते हैं ताकि हमें पता लगे कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो रह गए हैं हमारे, तो उनको हम देखने जा रहे हैं। ये हम लोगों ने कर लिए थे। ये जो हमें नज़र इस वक्त, अगर मैं आपसे सिर्फ टैग्स रिकग्नाइज करने को बोलूँ, ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको वाइट पेज पे जो कुछ नज़र आ रहा है, जिससे मैं पूछूंगा ना तो उसने मुझे बताना है। स्टूडेंट्स रेटेड फाइल, ये कौन सा टैग है भैया? ये कौन सा वाला टैग है? आपने टाइटल बोला, मैं भी टाइटल बोला। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपको, मैं भी नहीं बताया। पहले मुझे ये बताएं कि टाइटल का टैग पेज पर आता है कभी? फिर ये टाइटल कैसे हो गया? H1 है ये H1 लगा हुआ है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स क्रिएटेड फाइल और क्वालिटी और प्राइस, ये कौन सा टैग है? सॉरी, बी, गुड। एक बी है और एक स्ट्रॉन्ग है। इसका पर्पस क्या होता है? बोल्ड करना, स्ट्रॉन्ग करना। और बेसिकली हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए सेंटेंस में अपने कीवर्ड को हाईलाइट करने के लिए गूगल क्राउलर को ये बताने के लिए मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, क्राउलर। ये क्राउलर क्या होता है? बेसिकली गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक कर रहा है ना। जैसे आप सबको मैं रैंक कर रहा हूँ ना, इस वक्त मैं आप सबके एनालिसिस करने लगा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, 3 माह तक मैं आपको देखता रहूँगा, उसके बाद मैं आपकी इवैल्यूएशन करूँगा। इसी तरह जो गूगल का सॉफ्टवेयर है जो ये सब कुछ करता है, जिसकी बेसिस पर वो किसी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आता है या नीचे लेकर जाता है, जो आपकी वेबसाइट्स की इंडेक्सिंग कर रहा होता है कि भाई इस वेबसाइट को टॉप पर होना चाहिए कि टॉप पर नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं क्राउलर। सो क्राउलर बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को पैराग्राफ के अंदर से फाइंड करेगा और कहेगा हाँ भाई ये है आपका कीवर्ड। यानी उसे नहीं पता कि कीवर्ड क्या है, उसे मीनिंगफुल वर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। उसने ये देखना है कि पैराग्राफ में आपने सेंटेंस के अंदर जिसे भी बोल्ड किया या जिसे भी स्ट्रॉन्ग किया वो क्या बन गया, उसके लिए वो कीवर्ड बन गया। चलिए अब जरा इस वेबसाइट को देखते हैं। और चलो भाई खोल दो, क्यों नहीं खोल रहे हो? आ जाए भाई, आ जाए। अब जरा इस वेबसाइट को देखें तो हम देख रहे हैं, हमने काफ़ी देखे हैं, आपको नजर आया ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये क्या है वाला? नीचे वाला, नीचे वाला नहीं नहीं, टैग बताओ ना। वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये क्या है? ये यहाँ तो स्ट्रॉन्ग होगा या बोल्ड होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही लगाए होंगे किसी एसईओ वाले बंदे ने। इसी की वजह से गूगल को ये पता लगेगा कि सेंटेंस में ये कीवर्ड है। समझ में आई बात क्या नहीं आई? बेसिकली इसको आपको अगर हम विजुअल्स देख रहे हैं तो विजुअल देख के तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम इसे फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली हम इसे फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसे क्राउलर तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्राउलर को यह पता लग जाए कि हमारा कीवर्ड कौन से वाला है। चलें जी, अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत है। तस्वीरें, ऐसे ही है, एक वेबसाइट में कितनी सारी तस्वीरें आ रही हैं। तो आज हम जरा पढ़ने जा रहे हैं इमेज के टैग को। पहले आपने इमेज को देखा था, तस्वीर को देखा था, इमेज के टैग को नहीं देखा था।
पहले आपने तस्वीर को देखा था लिंक टैग के अंदर एज ए शॉर्टकट आइकॉन। आज हम ये कह रहे हैं पेज के ऊपर अगर हमने इमेजेस लेकर आने हैं तो वो कैसे आएंगे, ठीक है, पेज पर इमेजेस। तो इसका मतलब है बात इमेज की होने लगी है। इमेजेस के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो सबको पता होना चाहिए, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इमेज के फॉर्मेट्स कौन से होते हैं? जेपीजी होता है, मेरा ख्याल आई थिंक सो सभी को पता है भाई, है ना, सबको पता है ना। पीएनजी होता है, लेकिन अभी हम इससे बढ़कर भी एक दो फॉर्मेट्स की बात भी अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा टैग की बात करेंगे। और अब मैं यहाँ पर जहाँ लिखा था ना क्वालिटी प्राइस पैराग्राफ ख़त्म कर दिया, यहाँ पर लगा लेते हैं इमेज। अच्छा, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था, मैंने इसको लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, नॉट रिलेटेड टू अस भाई। हाँ, ये लेफ्ट राइट सेंटर जो है ना वो डेवलपर से करवा लेंगे। हम जो काम कर रहे हैं ना, हमें ये वाले कामों पे फोकस करना है और इन कामों के कॉन्सेप्ट्स अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग करने हैं कि हमें पता होगा कीवर्ड कहाँ जा रहा है, हमें ये समझना है, ठीक है। अब हम आगे इमेज पे। सो इमेज के लिए नाम से पता लग रहा है भाई, टैग भी कौन सा होगा? IMG का ही होगा, ठीक है। सो इमेज के लिए जो टैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो IMG का टैग है। इसके अंदर जो पहला एट्रीब्यूट होता है वो होता है SRC। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। SRC का क्या मतलब है? सोर्स। नाम से पता लग गया क्या कह रहे हैं हम, ये फाइल कौन सी है भाई, है ना। इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फाइल का नाम आएगा तभी इमेज आएगा ना। तो मैं देखूँ जरा मेरे पास कोई फाइल पड़ी है उस फोल्डर में, देखें इस फोल्डर में इमेज होगा तो अच्छी बात है ना, मुझे रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है जी। इसी फाइल को ले लें, लोगो IMG, फेविकॉन, चलिए फेविकॉन को ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन क्या आ रही है? PNG। फाइल का नाम क्या आ रहा है? फाइल का नाम क्या आ रहा है? फेविकॉन। एक्सटेंशन क्या बन रही है भाई? दोनों बतानी है, दोनों चीजें हमें बतानी है, फाइल का नाम भी बताना है, फाइल की एक्सटेंशन भी बतानी है। सिर्फ नाम बताने से काम नहीं चलेगा। नहीं, कोई भी लग जाएगा, JPG भी लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। हाँ, जब आपने सिर्फ फेविकॉन यूज़ करना होगा उसके लिए इमेज फॉर्मेट पे आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएं PNG के ऊपर, अदरवाइज आपको पूरी वेबसाइट में जो मर्जी फॉर्मेट यूज़ करें। और अभी हम पढ़ते हैं फॉर्मेट्स की इंपॉर्टेंस को अलहदा से। फेविकॉन डॉट PNG भाई लग गया, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। डबल कोटेशन के अंदर हमने फाइल का नाम दिया, सिर्फ फाइल का नाम। SRC डबल कोटेशन में नहीं लिखा, SRC हमने डबल कोटेशन में नहीं लिखा, सिर्फ फाइल का नाम हमने डबल कोटेशन में लिखा। एक और एट्रीब्यूट हो गया जी, ये पहला एक एट्रीब्यूट लिख लिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इमेज लगा रहे हैं, और कौन से वाला इमेज लगा रहे हैं? फेविकॉन लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो अगला एट्रीब्यूट है वो कौन सा है? क्या लिखा है मैंने? आल्ट फॉर अल्टरनेट। ये भी SEO का बहुत स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अभी के लिए एज ए HTML, इसका मतलब ये है कि भाई अगर हमारा इमेज ना आए तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या नजर आए। मतलब एक तो है ना इमेज नजर आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है इमेज करप्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है इमेज में एरर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट इतना स्लो हो कि इमेज लोड ही ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इमेज तो नहीं आ रहा, तो इमेज की जगह पर फिर क्या आएगा? अल्टरनेटिव टेक्स्ट। आल्ट का ये पर्पस था जब HTML का ये इमेज का टैग आया था, जब हम SEO भी यूज नहीं करते थे उस वक्त तक। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि इसका मकसद क्या है। यहां पर फिलहाल मैं लिख लेता हूं चेक योर फाइल। दो एट्रीब्यूट हो गए, पहला कौन सा था? SRC, दूसरा कौन सा था? आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट, ठीक है। तीसरा एट्रीब्यूट इसका कौन सा है? टाइटल। इसका क्या मतलब होता है भाई कि जैसे ही हम अपना माउस इमेज के ऊपर लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर एक मैसेज आएगा। ये वाला मैसेज हमें कहाँ पे मिलेगा? टाइटल में। इस तरह का मैसेज देखें, ये मैं क्रॉस पे माउस रखता हूँ तो लिखा हुआ आ गया क्लोज, छोटा सा क्लोज हिंट लिखा हुआ आ रहा है ना, टूल टिप लिखी हुई आ रही है। तो इस तरह का टेक्स्ट लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टाइटल। चलें जी, मैंने यहाँ पर फिर वही वर्ड लिख दिया। चले मैं यहाँ पर ना फिलहाल ये दे देता हूँ, फिर वापस आकर इसको चेंज करेंगे। माई इमेज। भाई ये लाइन लंबी होती जा रही है, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ अपनी सहूलत के लिए
यहाँ से इसे 2 लाइनों में ले जाता हूँ। तो जब भी आपने इसे 2 लाइनों में लेकर जाना होगा तो पूरे एट्रीब्यूट समेत लेकर जाना है। ऐसा ना हो कि एट्रीब्यूट लिखा हो उसका एक्सप्रेशन लिखते हुए नीचे लेकर जाए, नहीं, पूरे का पूरा एट्रीब्यूट, ताकि आप पढ़ तो सके ना भाई क्या है। नहीं, जो लगानी होगी भाई वही लिखेंगे ना। एबीसी लगानी होगी एबीसी लिखेंगे, XYZ लगानी होगी XYZ लिखेंगे, पीक सॉल्यूशन लगानी होगी पीक, जो भी इमेज का नाम होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर, इसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक। अच्छा, इसको इतने को ही हम जरा बंद कर देते हैं और फाइल को सेव कर लेते हैं। फिलहाल हमने इसके कितने टोटल एट्रीब्यूट्स देखे इमेज के? इस वक्त हमने इमेज के एट्रीब्यूट्स कितने देखे हैं? टोटल 3 इमेजेस देखे हैं। आप में से कोई एक स्टूडेंट आगे आ जाए, आप आगे आ जाओ जी, इस चेयर पे आ जाए और अपनी कॉपी पे नोटिस करें। आप तो कॉपी भी नहीं लाए कोई, हाँ, अपनी नोटबुक पे नोटिस करें। हो गया? पता लग गया भाई इमेज के कितने एट्रीब्यूट्स हैं? टोटल 3 है। पहला था SRC। SRC में क्या बताते हैं? कौन सी इमेज फाइल होगी? आल्ट, अल्टरनेटिव मैसेज दे रहे थे। टाइटल, जैसे ही पिक्चर के ऊपर माउस आएगा तो मैसेज आ जाएगा। अब जरा चेक करते हैं कि ये फाइल करती क्या है। क्या है भाई? ये वाली फाइल है। रीलोड करें जी, इमेज आ गया। देखिए ऊपर कितना छोटा इमेज था, अभी तो पूरा इमेज आया इस दफा। जब हमने इसको लिंक में यूज किया था एज ए शॉर्टकट आइकॉन तो ये बहुत छोटा आ रहा था, लेकिन इस दफा हमने इसको एज ए इमेज टैग के तौर पर इस्तेमाल किया तो इमेज बड़ा नजर आया। अच्छा, माउस इसके ऊपर लेकर आए, जरा देखें। टाइटल का मैसेज भी आया, जो इसका टाइटल मैसेज था वो भी नजर आ गया, लेकिन अल्टरनेट मैसेज नजर नहीं आया। नहीं आया ना? आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अल्टरनेट मैसेज तो तब आएगा जब इमेज नहीं आएगा, ठीक है। जरा थोड़ी देर के लिए यूं करते हैं कि इमेज ना आए, कुछ गड़बड़ कर देते हैं। गलत हो गया ना? अब तो नहीं आएगा, इसलिए कि मैंने जो रेफरेंस दिया इस नाम का तो इमेज ही वहां पर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एरर आएगा। अब इस फाइल को सेव करें और इस बार फिर इसको रन करें जी। अब क्या आया? ये तो था एज ए HTML इसका पर्पज अल्टरनेट का, लेकिन गूगल का क्राउलर इसे किस लिए इस्तेमाल कर रहा है अब हम ये समझते हैं। हम इसे SEO में किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जब हम ये कह रहे हैं कि गूगल ने हमारी वेबसाइट को क्राउल करना है और फिर रैंक करना है और इंडेक्सिंग करके हमारे पेज को पहले नंबर पर ले आना है, ऐसे ही है। अच्छा, अब पहले ये बात समझ लें कि एक्चुअली गूगल का जो क्राउलर है वो रैंक करने के लिए उसका सिस्टम क्या है, किस चीज़ को वो देख के आपकी वेबसाइट को रैंक करता है, वो क्या देखता है। एक चीज़ क्या नज़र आ रही है? विजिटर्स क्या देखते हैं? कोई भी बंदा जो आपकी वेबसाइट खोलता है वो भी क्या देख रहा है? वेबसाइट देख रहा है। विजिटर्स क्या देख रहे हैं? वेबसाइट्स देख रहे हैं। बट क्राउलर वेबसाइट नहीं देखता। क्राउलर क्या देखता है? क्या देखता है? सोर्स देखता है। क्राउलर ने आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए क्या देखना है? सोर्स देखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज को तो वो देख ही नहीं रहा भाई। इमेज तो नाम ही नजर आ रहा है ना उसे, इमेज तो नजर ही नहीं आ रहा। ये तो नहीं पता लग रहा ये कितना खूबसूरत इमेज है, इमेज नजर ही नहीं आ रहा। अब हम ये सोचते हैं कि फिर इमेज रैंक कैसे होगा भाई? इमेजेस कैसे ऊपर आएंगे? आप गूगल इमेजेस पे जाते हैं ना, कुछ इमेजेस ऊपर आते हैं, कुछ इमेजेस नीचे आते हैं, कुछ इमेजेस चौथे, 5वें, 10वें पेज पे भी नजर आ रहे होते हैं। सो इमेजेस को रैंक कैसे करते हैं हम? इमेज को रैंक करने का जो हमें तरीका बताया वो उन्होंने कहा कि भाई जो आप इमेज का टैग यूज करेंगे उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है टाइटल, सॉरी आल्ट, एट्रीब्यूट है आल्ट, आल्ट में आप अपना कीवर्ड यूज कर लें तो मैं आपके इमेज को उस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी इमेजेस रैंक कैसे हो रहे हैं? आल्ट से, आल्ट वाले हिस्से से। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने इमेज तो लगा लिया मगर उसने आल्ट यूज ही नहीं किया हुआ तो हम क्या समझेंगे? फिर वो रैंक नहीं हो सकता। और अगर हम कभी इसका ऑडिट करें कि क्या भाई इसके इमेजेस रैंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि भाई इसके अंदर टोटल 20 इमेजेस हैं। ये आपने बैकग्राउंड म्यूजिक रखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा, एक दफ़ा बंद कर लेना। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे लेक्चर के अंदर हमने बैकग्राउंड म्यूजिक सेट किया हुआ है।
आप इसको म्यूट कर लें, फिर कॉल सुने बेशक, ठीक है। आल्ट, सो आल्ट में जो मैसेज है एक्चुअली वो क्या है, कीवर्ड है। आल्ट का जो मैसेज है वो एक्चुअली क्या है, आपका कीवर्ड है। सो अगर मेरे पास एक वेबसाइट आए और जब मैं उसको चेक करूं कि क्या इसके इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड हुए हैं कि नहीं, तो उसका एक फैक्टर क्या है, उसका एक फैक्टर ये है कि क्या इसके आल्ट एट्रीब्यूट्स सेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि आल्ट के अंदर कीवर्ड्स का यूज नहीं हुआ, तो गूगल मुझे ये कहेगा कि भाई 20 इमेजेस हैं और 20 आल्ट मिस है। फिर हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके इमेजेस की मुनासबत से आल्ट के अंदर उनके कीवर्ड्स को ऐड करेंगे। ये है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की एसईओ का एक फैक्टर, सिर्फ यही फैक्टर नहीं है। दूसरा फैक्टर इमेज साइज, कि भाई आपके इमेज का साइज कितना बड़ा है। एमबी, अब हम क्या कर रहे हैं, जितनी अच्छी रेजोल्यूशन इमेज की लेंगे साइज बढ़ेगा ना, एमबीज में भी जाएगा। सो एमबीज का जो साइज है, एमबीज का साइज आपके इमेज के लिए बहुत डेंजरस है। जब हमारे पास किसी वेबसाइट की एसईओ आती है तो हम एक चीज सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले इमेजेस इंडिविजुअली किस साइज के। हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको 100 से 300 किलोबाइट्स में लेकर जाएं। भाई बाइट्स, किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स का तो मेरा ख्याल सबको पता होगा। मेगाबाइट्स बड़ा होता है कि किलोबाइट्स बड़ा होता है? मेगाबाइट्स बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 300 किलोबाइट्स बड़ा है कि 1 MB बड़ा है? 1 MB, इसलिए कि 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होंगे। 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। तो हम ये कह रहे हैं कि गूगल हमें क्या रिकमेंड कर रहा है कि 100 से लेकर मैक्सिमम 300 किलोबाइट्स, बिटवीन 100 to 300 किलोबाइट्स आपके इमेज का साइज होना चाहिए। अगर आप 100 to 200 रखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। सो दूसरा फैक्टर हो गया। अब हमने ये भी देखना होगा, इसका मतलब है कि जो हमारा क्लाइंट है, जिसकी वेबसाइट है, उसके इमेजेस के साइजेस बड़े तो नहीं है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक और काम अलग से एक टास्क हमें मिला, भी पता लग गया बड़े हैं। कोई इमेज 1 MB का है, कोई इमेज 900 किलोबाइट्स का है, कोई इमेज 2 MB का है, कोई इमेज 4 MB का है। तो एक एक्स्ट्रा टास्क मिल गया ना हमें। क्या टास्क है इसमें? इसमें हमने ये करना है कि भाई अगर उसके पास 5 इमेजेस हैं तो हमने उसको कॉम्प्रेस करना है। अगर 500 इमेजेस हैं तो हमने उनको भी कॉम्प्रेस करना है, छोटा करना है। अब ये कैसे होगा इसको भी देखते हैं। इसके लिए हमें किसी ग्राफिक टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी है ना। लेकिन अगर हम ग्राफिक टूल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ये मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, एक चीज़ लिख रहा हूँ, ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर लिख दिया जी। ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर, ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन, जो मर्जी लिख लें। ये क्या करेगा, इमेजेस को कंप्रेस करेगा, मतलब इमेजेस को छोटा करेगा। और ये फ्री टूल्स हैं जो हमें मिल जाते हैं ऑनलाइन। जी मैं जरा देखते हैं। काफी सारे टूल्स आ रहे हैं। ये लिखा हुआ है इमेज कंप्रेसर। चलें इसको क्लिक कर देते हैं। अपलोड फाइल, यहां से मैं कोई एक इमेज पिक करता हूं। 473 किलोबाइट्स का इमेज है ये, ठीक है। इसे ओपन करते हैं और फिर क्या कर लें इसको। क्या कह रहा है, कितना छोटा हो सकता है? -72% रिड्यूस हो सकता है, यानी काफी छोटा हो जाएगा। एक ही हमारे पास, चलो जी मैं कहते हैं डाउनलोड करो। चलिए, जिसने इसको जिप कर दिया कोई बात नहीं, अगर जिप भी कर दिया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसे कंट्रोल X करते हैं और इसे अपने फोल्डर में ले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम काम कर रहे थे ना, या ताकि यहाँ पर इमेजेस में ज़रा इजाफा हो जाए। जी मैंने एक ऑनलाइन टूल इस्तेमाल किया। उस टूल से हमने क्या किया, इमेज कंप्रेशन की। उसने उसको एक जिप फाइल में रखा। तो मैंने इस जिप फाइल को राइट क्लिक किया
जी शो ये 7-zip भाई आज आपने ये काम भी करना है, आप सब ने अपने घर में जाकर ये 7-zip का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना है। ये बिल्कुल उसी तरह इंस्टॉल हो जाएगा जैसे आप लोगों ने पहले इंस्टॉल किया था। क्या नोटपैड प्लस प्लस आपने लिखने डाउनलोड 7-zip, ये भी फ्री टूल है, ठीक है, ये भी फ्री में ही इंस्टॉल हो जाएगा। अभी फिलहाल हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर। जी आगे इमेज देखें जरा किस साइज की हुई है, 133 किलोबाइट, तकरीबन 500 किलोबाइट की इमेज थी, कंप्रेस करके कितनी हो गई 134 किलोबाइट्स की हो गई। ये भी एसईओ का फैक्टर, ये सब हम एसईओ के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, यानी ये वाला काम हमें करना है। फिर इस तरह जितने भी इमेजेस लगे होंगे मैं 1 बाय 1 उनको कंप्रेस करता जाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी वेबसाइट में 1000 इमेजेस और मैं को भी 1000 को इकट्ठा कर लूँ फिर तो मुझे टूल खरीदना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं एक एक करके 1000 करूँगा फिर भी उसे कोई इतराज़ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आगे, यानी कि 2 फैक्टर्स पढ़ लिए हमने। तीसरा फैक्टर एसईओ का, ये भी मैंने लास्ट में आपसे पूछना है मैंने क्या बताया है सबको। तीसरा फैक्टर इमेज फॉर्मेट्स। गूगल आज की तारीख में सबसे ज्यादा वेट कौन से इमेज फॉर्मेट को दे रहा है, यानी कौन से इमेज फॉर्मेट्स एसईओ फ्रेंडली हैं? जेपीजी, एक इमेज फॉर्मेट है उसे हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट। ये कौन सा है? वेब पी। वेब पी जो हमारे पास है ये कहलाता है नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा लेटेस्ट इमेज फॉर्मेट है और वेबसाइट फ्रेंडली फॉर्मेट है, एसईओ फ्रेंडली फॉर्मेट है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट है तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। आप में से जो लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर यूज़ कर लेते हैं, अगर आप उसके सेव एज में जाएंगे तो इस नाम का कोई फॉर्मेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई टूल सपोर्ट नहीं करेगा आपको, यानी किसी भी टूल में आप ये वाला फॉर्मेट सेव नहीं कर सकते, इसको आपको ऑनलाइन ही बनाना पड़ेगा। अब गूगल क्या कह रहा है कि भाई अगर आप अपने इमेजेस को वेब पी कर लोगे तो और ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी, यानी मैं और ज़्यादा रिकमेंड करूंगा आपके इमेजेस को। तो अब फिर वही काम फिर ऑनलाइन ढूंढे, टूल देखें कोई। नो, वेब पी सिर्फ फेविकॉन में तो हमने कह दिया पीएनजी, बस बात खत्म। वेब पी नहीं लगेगा फेविकॉन में, हम पेज के ऊपर काम कर रहे हैं अब इस वक्त, ठीक है। हम सिर्फ पेज के हवाले से पूछ रहे हैं ऑनलाइन। अब इस दफ़ा क्या इशू आ गया, अब हम कह रहे हैं वेब पी। अब आपका इमेज जेपीजी भी हो सकता है, आपका इमेज जिप भी हो सकता है, आपका इमेज पीएनजी भी हो सकता है। तो ये तो आपको पता है भाई आपका इमेज कौन से वाला है, तो जो भी इमेज होगा आप उसी को कन्वर्ट करोगे ना। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इमेज टू, अब हम कहेंगे कि टाइप बताएंगे, हम कहेंगे कि जेपीजी टू वेब पी कन्वर्टर, पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर, ताकि डायरेक्ट वहीं पर चले जाएं। जी मैं लिख रहा हूं ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर, आ गया। बहुत सारे आ गए भाई, क्लाउड कन्वर्ट, पिक्सेलेट, इसको यूज कर लेते हैं। फिर आ गया, इसको चूज करें जी इस दफा फिर से। डाउनलोड्स में ये पहले से भी पड़ी हुई थी 473 किलोबाइट्स वाली फाइल। स्टार्ट कन्वर्जन, ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेट है, अब क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेट चेंज हो रहा है जी। फिर क्या आया, डाउनलोड। पहले उसने कन्वर्ट किया, फिर क्या करना है, फिर डाउनलोड करना है आपको। सो इस पर क्लिक कीजिए, जी डाउनलोड होना शुरू हो गया।
किसी को भी, सब इसी से कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी हमने खोल दिया ना, तो इस पे ऊपर फाइल टाइप्स भी आ रही होंगी, ठीक है। नेट का इशू, चलिए हो गया। जी जरा देखें अब क्या साइज हुआ इसका। ये आ गई डाउनलोड होकर इमेज। इसको फिर कन्वर्ट कर लें, क्योंकि वो एक डाउनलोड नहीं हो रही थी इसलिए मैंने ऑल कर लिया। अदरवाइज अगर आपका नेट ठीक चल रहा होगा आप सिंगल फाइल को ही डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वापस आते हैं जी वहीं पे, और इसको भी उधर ही रख लेते हैं। ये PX कन्वर्जन, इस पे राइट क्लिक कीजिए, शो मोर, और 7zip एक्सट्रैक्ट है। जी जरा देख लें कहाँ आई है। ये आ गई, यही है ना वेब पी। अब साइज देखें कितना आया। पहले जो कन्वर्जन हमने कंप्रेशन की थी, टोटली कंप्रेशन की थी, उसने उसकी टाइप को चेंज नहीं किया था, उसी टाइप में रखा था। लेकिन अब जब हमने उसकी टाइप को चेंज किया तो उसने उसे कंप्रेस भी किया और टाइप भी चेंज कर दी। अब ये टाइप कैसी टाइप है वेब पी? ये ऐसी टाइप है जो इंटरनेट ब्राउजर फ्रेंडली टाइप है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इमेज सिर्फ और सिर्फ कहाँ खुलने वाला है? इंटरनेट ब्राउजर्स में। और वेबसाइट कहाँ खुलती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो नहीं खुलती, कोरल ड्रा में भी नहीं खुलती। कहाँ पे खुलती है? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ब्राउजर्स पे। ये वाला इमेज एप्लीकेशन फ्रेंडली नहीं है। यानी ये मैं बना लिया है, अगर तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इमेज को इंपोर्ट करना है, मुझे एक्सेल में इमेज को इंपोर्ट करना है, तो मैं PNG यूज़ करूँगा, मैं JPG यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मुझे वेबसाइट की इमेज बनानी है तो मैं वेब पी यूज़ करूँगा। समझ में आ गई बात की कि नहीं आई? ठीक है। गूगल इस वक्त सबसे ज़्यादा रिकमेंड जो कर रहा है वो ये कह रहा है कि आपके पेज पर पड़े हुए इमेजेस वेब पी होंगे तो वो जल्दी से ओपन हो जाएंगे। देख ही लिया आपने, साइज छोटा हो गया उसका। सो हमने क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास किसी की वेबसाइट आएगी और जब हम उसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन शुरू करेंगे तो अब हम ये भी देखेंगे कि उसके इमेजेस जितने भी हैं हम उन सब इमेजेस को कन्वर्ट करके वेब पी भी कर देंगे। ये भी हो गया कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन का स्टैंडर्ड। और एक और स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन का, ये भी मैं बोल रहा हूँ, नोटपैड मैंने खोला हुआ है, यहाँ पर आपने मुझे लिखवाना है बाद में कि कितने हमने टोटल फॉर स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। इमेज नेमिंग, नेमिंग कन्वेंशंस, कि भाई नाम कैसा होना चाहिए। नाम, फाइल का नाम आपके कीवर्ड पर होना चाहिए। फाइल का नाम कैसा होना चाहिए? आपके कीवर्ड पर। मिसाल के तौर पर हमने ये इमेज डिजाइन किया और इसके साथ हमने कीवर्ड एसोसिएट कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इमेज में भी इसी को फोकस किया होगा। तो इसका आर्ट भी क्या हो गया? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। इसका टाइटल क्या हो गया? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। इसकी फाइल का नाम भी मैं क्या कर दूंगा, अब हम इस सब को चेंज करने वाले हैं। अब मैं सब कुछ चेंज करने लगा, ठीक है। जिस इमेज को यूज़ किया था ना हमने फेविकॉन के तौर पर, एक काम करें, Ctrl+C Ctrl+V। ये बहुत मुश्किल काम तो नहीं किया मैंने। फाइल का नाम बदला है ना, सबको आता है ना बदलना। मैंने एक कॉपी की है
ताकि मैं उस फेविकॉन को एज इट इज़ रहने दूँ और इसका नाम मैं चेंज करने लगाऊँ। सो इसको मैं रीनेम करता हूँ। F2 विंडोज़ की शॉर्टकट की होती है रीनेम करने की। सो यहाँ पर अब मैं नाम इसका चेंज करने लगा हूँ। अभी मैंने जो सपोज किया हम उसको कीवर्ड सपोज कर लेते हैं अपना। क्या कर लिया हमने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। सो मैंने कहा भाई क्योंकि मैं इसको रैंक करना चाहता हूँ तो गूगल क्या कहता है इसका नाम क्या होना चाहिए कीवर्ड पर। सो मैंने क्या लिखा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। चलो अब आपने क्या देखा कि फाइल के नाम में वर्ड्स के बीच में मैंने स्पेस यूज नहीं किया। नाम रखते हुए स्पेस इस्तेमाल करना भी इलीगल है। नाम रखते हुए स्पेस की जगह पर हमें क्या इस्तेमाल करना है, हाइफन या डैश जिसे बोलते हैं, स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी। ये भी एसईओ का फैक्टर है। और उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करना है, डैश या हाइफन। नाम क्या होगा आपका कीवर्ड। ले जी एंटर कर दिया हमने, एक स्टैंडर्ड हो गया ये वाला। अब इसका मतलब क्या हुआ, एरर आएगा फाइल में ना, मैंने तो फाइल का नाम ही बदल दिया है। चलिए वापस आ जाएं फिर, ये नाम है, F2 कर लेते हैं। मैंने क्या किया भाई, कंट्रोल C, इसलिए भाई मैं वहाँ जाके टाइप ना करूँ, वहाँ जाके टाइपिंग करूँगा कोई गलती ना कर दूँ, मिस्टेक ना कर दूँ भाई, स्पेल मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है, कोई वर्ड मिस ना हो जाए। तो मैंने बेहतर समझा के इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं जी। क्या चेंज किया मैंने बोला, क्या किसे बदलना है मुझे, नहीं बताया मुझे, यहाँ स्क्रीन देख के बताया मुझे क्या बदलना है। फेविकॉन 1 2 3 को रिमूव करना है और क्या लेकर आना है यहाँ पर, वो नाम जो मैंने अभी रखा। फॉर्मेट तो मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए मैं फॉर्मेट वही रहने दे रहा हूँ, ठीक हो गया। अब आगे देखते जाते हैं, आगे क्या आ रहा है। ये क्या था जी, आल्ट। यहाँ पर क्या आना चाहिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या आना चाहिए, डिजिटल स्मॉल लेटर्स में लिखना है, मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। भाई आप लोग कह रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर डैश क्यों नहीं यूज़ किया, अभी थोड़ी देर पहले तो डैश बता रहा था, नहीं किया ना। हाँ गुड, बोलो। मैंने सिर्फ फाइल में डैश यूज़ करने को बोला था, मैसेज में डैश यूज़ करने को नहीं बोला। जब आप अपनी फाइल को सेव करेंगे तो वहाँ पर डैशेस होने चाहिए। जब आप कंटेंट में कुछ लिख रहे होंगे तो वहाँ पर डैशेस की बात नहीं की हमने। आर्ट का जो टेक्स्ट है वो मैक्सिमम 120 से 140 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक या दो कीवर्ड्स भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते, ठीक है। अगर आपको दूसरा कीवर्ड यूज करना हो तो मैं ये करूंगा। अब मैंने लगाया डैश और अगला मैंने कोर्स लिखा दिया वेब डेवलपमेंट कोर्सेज। समझ में आई बात, यानी ये कितना बड़ा हो सकता है। मैंने क्या बताया कि आर्ट का मैसेज कितना बड़ा हो सकता है, 120, यानी कि मैक्सिमम 140 कैरेक्टर्स, 120 का भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, मगर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेबसाइट का टाइटल हम लिख रहे थे वो तो 60 कैरेक्टर्स में लिख रहे थे, तो यहाँ पर हमें गुंजाइश ज़्यादा मिल गई है टाइटल में, सॉरी ऑल्ट में, कि हम ज़्यादा वर्ड्स लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा, हम दो कीवर्ड्स को अकोमोडेट कर रहे हैं। अच्छा अभी कुछ रह गया हमारा आगे से, क्या रह गया भाई, नीचे आ जाए ज़रा, टाइटल। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वही जो हमारा कीवर्ड है। टाइटल में भी हम उसी को यूज़ करेंगे भाई, जगह मिल रही है ना, जितनी ज़्यादा जगह मैं लिख सकता हूँ अच्छी बात है ना, रैंक होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सो यहाँ बेशक मैं इस तरह लिख लूँ, ज़रा कैप्स में भी लिख सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, ओके। ठीक, अभी दो एट्रीब्यूट्स इसके और रह गए हमारे पास, वो कौन से हैं। एक क्या है, विड्थ। मेरा ख्याल है सबको पता है विड्थ क्या होती है, इमेज की
हाइट। ये ज़रा मैं फिर लंबा कर दिया, इसको नीचे ले जाते हैं। मैंने अभी इसमें कुछ नहीं लिखा, खाली छोड़ा हुआ अभी इसको मैंने। लेकिन मैंने जो इमेज इस्तेमाल किया, आपको मेरा ख्याल है पता है कि उसकी ऑलरेडी एक विड्थ है और उसकी ऑलरेडी एक हाइट है ना, उसका एक साइज है। तो एक साइज उसका विड्थ और हाइट में मिलकर ही बना हुआ है। तो ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसका क्या मतलब हुआ, मतलब विड्थ हाइट तो उसकी ऑलरेडी है, मुझे यहाँ पर बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये समझते हैं पहले। इधर आए जी वापस इसमें, ये था इमेज, माउस रखें जरा इस पे, 360 बाई यही है ना इमेज। चलिए मैं इधर आया, यहां मैंने लिख दिया 360। ये भी एसईओ का फैक्टर है, इसलिए हम करें। याद रखें, मैं जो कुछ आपको पढ़ा रहा हूं इन दिनों, ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये एसईओ के लिए जरूरी है, ये वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी है, इसलिए नहीं हम पढ़ रहे, क्योंकि वेबसाइट बनाना तो हमारा कोर्स ही नहीं है, हम तो एसईओ की बात कर रहे हैं। तो हम सारे एसईओ के स्टैंडर्ड्स पढ़ने लगे होंगे। सेव कर लें, 360 बाई 360 मैंने सेव कर लिया। अब मैं पहले ये समझता हूँ कि देखते हैं कि इससे कोई चेंज आया वहां पर, पहले तो ये देखते हैं। कोई चेंज नहीं आया, सब कुछ वैसे ही है। मैंने कहा कोई चेंज तो नहीं आया, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इसकी ज़रूरत भी है बताने की कि नहीं। हालांकि मैंने वही साइज बता दिया जो वहां पर भी था। यह भी एसईओ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसकी एग्जांपल हम समझते हैं कि हम लोग इस क्लास में आके बैठे हैं, चेयर्स लगी हुई थी, ऐसी है ना। चलो मैं एक चेयर यहाँ से यहाँ निकालता हूँ, उसमें बड़ी दिक्कत होती है मुझे, होती है कि नहीं होती है, दिक्कत होती है ना, काफ़ी दिक्कत से चेयर बाहर निकालता हूँ, उसमें अपना बैग रखता हूँ। लेकिन अगर हम ये थोड़ी देर के लिए सोचें कि सारी चेयर्स बाहर पड़ी हों और आप सब अपनी अपनी कुर्सी यहाँ लेकर आएँ, क्या ख्याल है 1 घंटा हम कुर्सी ही सेट करते रहेंगे ना। हालांकि जगह वही है, जगह तो वही है जहाँ पर कुर्सियाँ ऑलरेडी अरेंज हुई हुई हैं। इसी तरह जब इमेज गूगल के पास जा रहा है और उसको ये नहीं पता कि इसका साइज कितना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही गूगल के पास इमेज किया तो गूगल ने सबसे पहले उसका साइज चेक किया और फिर उसके लिए जगह अकोमोडेट की। सपोज करते हैं एक वेबसाइट है, उसमें 4 इमेजेस हैं, सपोज कर लिया सिर्फ 4 इमेजेस हैं। पहला इमेज आया, गूगल ने उसको प्लेस कर दिया। फिर एक और इमेज आया तो गूगल को लगा एक और इमेज आ गया भाई, फिर उसने क्या किया, ऊपर वाले को थोड़ा सा चेंज किया होगा। फिर तीसरा इमेज आया, उसने 2 इमेजेस को चेंज किया। फिर चौथा इमेज आया, उसने 3 इमेजेस को चेंज किया। इसका मतलब क्या हुआ, आप अक्सर देखते हैं ना वेबसाइट शिवर कर रही होती है जब लोड हो रही होती है, तो बेसिकली वो ये शिवरिंग जो होती है वो यही वाली होती है। लेकिन अगर हम इमेज के साइज सोर्स में बता देंगे तो गूगल को क्या होगा, पहले से ही साइज का पता लग जाएगा। जब उसे साइज का पता लग जाएगा तो टाइम सेव होगा ना। बिल्कुल कर सकते हैं, अभी हम इसको चेंज भी कर लेते हैं। लेकिन हम चेंज की बात नहीं कर रहे ना, हम तो कह रहे हैं कि हम गूगल को बता रहे हैं कि भाई ये लो, ये तुम्हें हमने साइज भी बता दिया ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो साइज को चेक करने में, वो भी हमने सोर्स में ही बता दिया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साइज हम स्क्वायर ही बताएंगे, भाई ज़रूरी तो नहीं हर इमेज स्क्वायर हो। भैया मैं माउस बेच रहा हूँ, अब ये माउस की जो तस्वीर है ये तो स्क्वायर शेप में नहीं लग सकती। अगर मैं इस तस्वीर को स्क्वायर शेप में रखूँगा तो शायद किसी को समझ भी ना आए कि क्या ये वाकई मोबाइल है ना, नहीं लगेगा ना मोबाइल की। इस तरह इतना चौड़ा जब हो जाएगा तो मोबाइल की स्क्रीन तो ख़राब हो जाएगी सारी। तो हर किसी को तो हम स्क्वायर शेप में नहीं रख सकते, उसी के साइज़ के मुताबिक बेशक रख दें। इसकी एक और सोल्यूशन क्या है, वो ये है, क्या कोई एक चीज़ बता दें, चाहे विड्थ बता दें चाहे हाइट बता दें, ये वेबसाइट की स्पीड को कंट्रोल करने का एक फैक्टर है। ये अभी हम एक इमेज की बात कर रहे हैं, इस तरह के तो बहुत सारे इमेजेस होंगे किसी वेबसाइट पर। तो जब हमने ये सब कुछ बता दिया तो गूगल के लिए कुछ आसानी पैदा हो गई। ये हमने कंप्लीट पढ़ लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन के जो फैक्टर्स थे सारे। आई होप सबको समझ में आ गया है ना, आ गया, स्क्रीन पे आए जरा शॉर्ट लिस्ट करें। इमेज ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स,
सीक्वेंस में करना है हमने। मैंने गिनती लिखनी शुरू कर दी है, आप लोगों ने अपनी अपनी कुर्सियों के मुताबिक, ठीक है। यहाँ से शुरू होना है, एक कुर्सी, उसके बाद इधर से, फिर इधर से, एक एक फैक्टर्स हमने बताना है भाई जी। एक फैक्टर्स बताएं जो हमने पढ़ा है अभी। आल्ट का टैग क्या मतलब, आल्ट का क्या करता है? यूज कीवर्ड इन आल्ट टैग, ऐसे ही है। कितना हो सकता है? 140। एक फैक्टर हो गया। चलें जी, पीछे वाली कुर्सी, दूसरा फैक्टर जो हमने पढ़ा है 100 to 300 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज इमेज साइज, यानी दूसरा फैक्टर क्या हो गया? इमेज साइज। मतलब हम इसको यूं कह लें, कंप्रेस इमेज, ऐसे ही है। और इसका जो रिकमेंडेड साइज है हमने कहा भाई 100 to 300 KB। गुड, बिल्कुल सही है। दो फैक्टर्स हो गए। अब इधर आ जाते हैं ना, ये ही कुर्सी है भाई। हाँ, हम लोग अगला फैक्टर सोर्स SRC। नहीं नहीं, ये नहीं है फैक्टर यार, ये तो इसके बगैर तो इमेज लगेगा ही नहीं। ये SEO का फैक्टर तो नहीं है ना। ये तो जिसने SEO नहीं भी की होगी, आऊंगा मैं उधर, सब जगहों पर आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, इधर से जा रहे हो। हाँ जी, उसके बाद क्या है? इमेज फॉर्मेट्स। हाँ, तीसरा फैक्टर क्या हुआ? इमेज फॉर्मेट्स। हाँ जी, रिकमेंडेड PNG और WebP। सबसे ज्यादा रिकमेंडेड WebP, ठीक हो गया। हाँ जी, ये वाली लाइन 1 2 3 आप लोग। अगला फैक्टर आप बताएं। हाँ, आप तीनों ने मिलकर बताना भाई, मुश्तरका कोशिश। टाइटल, बिल्कुल ठीक हो गया। यूज कीवर्ड इन टाइटल, बिल्कुल ठीक है जी। इस तरफ आ जाते हैं अब जरा, गर्ल्स की ये लाइन आपके बाद वाली। इमेज नेमिंग कन्वेंशंस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इमेज नेम कन्वेंशंस का क्या मतलब है? इसे कौन एक्सप्लेन करेगा? आप कर दें आगे वाले। इमेज नेम कन्वेंशन से क्या मुराद है? मैं इसके नीचे लिखने लगूं, फिर आप बोलेंगे तो। यस, यूज कीवर्ड इन फाइल नेम, अवॉइड स्पेस, या यूं कर लेते हैं, यूज डैश इंस्टेड ऑफ स्पेस। हाँ भी, कुछ बच गया है कि पूरे हो गए सारे? एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे नहीं ना, सबको मौका दें, पीछे वालों को भी मौका दें। हाँ जी, आप ये जो एक कुर्सी, फिर वो दूसरी कुर्सी, फिर वो तीसरी कुर्सी, टोटल 4 गर्ल्स। हाँ, आप लोगों ने मिलकर बताना। मैं यही चाह रहा हूँ कि सब लोग ज़रा पार्टिसिपेट करें ना यार। ये तो ना एक बंदे से पूछ लूँ मैं, होम ट्यूशन तो नहीं है ना। 4 लोग। अगला फैक्टर क्या होना चाहिए जी? इमेज की विड्थ और हाइट, बिल्कुल ठीक है। इमेज के साइज को भी मेंशन कर दें टैग के अंदर, ठीक है। मेंशन साइज ऑफ इमेज इन कोट, सही है। कुछ हो गया, कुछ रह गया कि भाई सब हो गया? सारे हो गए जो पढ़ाए हमने। फाइल का नाम भी आ गया, टाइटल भी आ गया, आल्ट भी हो गया। ये हैं सारे इमेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स। अब हाँ जी, 120 to 140 कैरेक्टर्स क्या थे? आल्ट के टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब भाई हमारे पास जो फाइल आई है वो तो WebP नहीं है। अब क्या करें? मतलब हमारे पास एक वेबसाइट आई, उसमें 2000 इमेजेस हैं, सारे के सारे ही JPG हैं या PNG हैं। क्या करें अब? कन्वर्जन करनी पड़ेगी हमें। ऑनलाइन टूल हमारे पास मौजूद है,
क्योंकि हमने उसे वेब पी बनाना है। तो अभी आज की तारीख तक तो हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि जो किसी भी ग्राफिक फॉर्मेट को वेब पी बना सकता हो। सो ये सारा काम हम कैसे करेंगे, ऑनलाइन हमें ये काम करना होगा। सो अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये काम आप ऑनलाइन कैसे करवाने वाले हैं, करवाएं। हाँ जी, ये कैसे होगा, मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है जेपीजी में या पीएनजी में, मुझे उसे बनाना है वेब पी में। क्या करें, ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। ये इतने सारे कन्वर्टर्स आ गए, इनमें से कोई से भी को भी क्लिक कर दो, ये सब फ्री हैं। आ गया, ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, ये सारे इमेज फॉर्मेट्स आ रहे हैं, कोई सा भी कर सकते हो। हाँ, टूल में आ गए ना, तो किसी भी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, आप ही ने बताया। क्या बताया आप लोगों ने जी? मैंने ये कहा कि कन्वर्जन करना कैसे करेंगे हम। सो कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑनलाइन टूल इस्तेमाल करना है, और ऑनलाइन टूल के लिए हमें कोई ऑनलाइन टूल फाइंड कर लेना है। और सब चीज़ें फाइंड करने के लिए हम देखें, हम एसईओ करते हैं ना, हमारा सारा काम ही रिसर्च वाला है, ठीक है। बजाय इसके कि मैं इसकी वेबसाइट का यूआरएल ज़ुबानी याद कर लूँ, मुझे की फ्रेज़ याद होना चाहिए ऐसी वेबसाइट्स को लाने के लिए। सो मुझे ये चाहिए था, तो मैंने क्या लिखा, ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि मेरे पास एक इमेज है जो है 2 MB का। जब मैं उसे वेब पी भी करता हूँ ना, तो वो चला जाता है 900 किलोबाइट्स पे। इट्स अप्रॉक्सीमेट 1 MB। हालांकि वो वेब पी भी बन जाता है, लेकिन कोई सही सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही ना। वेब पी तो बन गया, साइज स्टिल बहुत बड़ा है, लेकिन टूल मैंने यूज किया था, उसने भी उसको 50% तो रिड्यूस कर दिया। अब मैं क्या करूं, मैं तो चाह रहा हूं उतना रिड्यूस नहीं हुआ जितना मैं करना चाहता था। कोई टिप है हमारे पास? हाँ, अब हम अपने इस प्रोसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इस दफा हम पहले हिस्से में क्या करते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं। तो जैसे मैंने उसे कंप्रेस किया, तो हो सकता है कि वो पहले ही दफा में 2 को 1 MB कर दे या 800 कर दे, और फिर जब मैं उसको वेब पी करूंगा तो फिर और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टिप याद रखनी है कि अगर कभी ऐसा हो रहा हो, इमेजेस बहुत छोटे ना हो रहे हो डायरेक्टली, तो फिर पहले उसे कंप्रेस करें। कंप्रेस करने के बाद दूसरे फेज में उसको पीएनजी वेब पी में कन्वर्ट कर लें। ठीक हो गया, चलो जी, ये भी हो गया। ये था जी हमारे पास इमेज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और है फैक्टर, उसको अगली क्लास में खत्म करते हैं। अब आपको इतनी आपने काम करना है, आप सब स्टूडेंट्स ने ना अपनी अपनी प्रोफाइल बनानी है HTML फाइल में। भाई देखें, तस्वीर लगाने का भी पता लग गया। तो जैसे भी आ रही है, कोई फॉर्मेट ना हो उसका बेशक, बट आपको हर टैग यूज करना है विद मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स यूज करना है। जितने भी हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, ये जितने आज हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पढ़े ना, ये सारे एट्रीब्यूट्स इसलिए पढ़े हैं कि ये सब एसईओ में कंसीडर हो रहे हैं। अगर ये वेब डिजाइनिंग के एट्रीब्यूट्स होते तो शायद हम ना करते। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स किसके थे? एसईओ के एट्रीब्यूट्स थे। इसलिए अगली क्लास में हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे, और वाइंड अप करने के बाद फिर अगले फेज में हम क्या करने वाले हैं, अगले फेज में हम क्या करने वाले हैं। इधर आए जरा, यहाँ पर ना मैंने एक लिंक भेजा हुआ था, वो आपको भी भेज देता हूँ। आई होप यही है। नोट्स में है ना आप सब लोग? इसलिए कि हमने करना क्या बेसिकली आगे जाकर, नोट्स में आए।
ये एक वेबसाइट है जो लिंक में पड़ी हुई है। ये वेबसाइट मैं आपको देने लगा हूँ। अगली क्लास में इसको आपने अभी देखना है सिर्फ, और ये जिप में है। जिप का क्या मतलब होगा, इसको अनजिप करना है। कैसे अनजिप करना है मैं क्विकली आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको भेजा आपको, इसी तरह आप भी इसको डाउनलोड करोगे और बाद में पहले क्या कर लेना है, 7-zip इंस्टॉल कर लेना है। पहले 7-zip इंस्टॉल करना, फिर इसको डाउनलोड करना। सो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डाउनलोड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आगे इस पर क्लिक कीजिएगा, ये ड्राइव में पड़ा हुआ है। सो ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, इसको अपने यहाँ से डाउनलोड करें। अच्छा, इसको जरा वेट कर लेते हैं, नेट स्लो होने की वजह से आगे नहीं जा रहा। नहीं तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको लिंक शेयर कर दिया मैंने, ये आ गया। ये देखिए डाउनलोड का बटन आ गया जी, इस पर क्लिक कीजिए। इसी तरह इसने डाउनलोड हो जाना है। अच्छा, आपकी क्लास टाइम, ये डाउनलोड होना शुरू हो रहा है। 5 आ गया। साथ से अटेंडेंस लगवाएं, इसको भी देखते हैं। वो डाउनलोड होना शुरू हो गया। इकरा, अरमीन नहीं है, अहमद आ गए थे लेट। अरसलान, मेहरुनिसा, वलीद भट्ट, अजवेरिया, सैयद अब्दुल्ला भी हैं, हसन इमरान, अब्दुल मोमिन, साबिर, अली अहमद, वहीद, मीरब, फाइज़ा, लाइबा, सुफियान एब्सेंट, बरीरा, इनामुर रहमान, सैयद हुसैन, अनम, मोईद, आफाक, समाना गुल, मुनीबा, अली हसन, जैन, मैमूना, माहीन। आप तो बहुत अरसे बाद आई हैं, कौन है? आपकी एब्सेंट क्यों लगी हुई है इतनी? सादिक, मुर्तजिज़, सबकी अटेंडेंस हो गई है। इसको अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये आप इस तरह डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास। ये वेबसाइट है, क्योंकि अगला काम हमारा ये है कि हम सब ने एक वेबसाइट बनानी है। क्योंकि जब हमने एसईओ करनी है तो वेबसाइट के ऊपर करनी है ना भाई, बनानी नहीं है, बनी हुई वेबसाइट है, चेंज करनी है। इसको सिर्फ चेंज करने आप लोगों ने अपनी मर्जी की वेबसाइट के साथ,
कि आप क्या चाहते हैं, इसको कैसा होना चाहिए, ताकि जब हम SEO पढ़ें तो आप अपने हाथों से बनाई हुई वेबसाइट के ऊपर SEO को अप्लाई करें। ठीक है ना, ये हमारा टारगेट है। सोर्स और टाइटल इन तीनों में हमारा कीवर्ड होना चाहिए ना। सोर्स में फाइल का नाम है, फाइल है, इमेज है, वहाँ पर आपकी फाइल का नाम इमेज होगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे बोलें। आर्ट में कीवर्ड होना चाहिए, और टाइटल टाइटल में भी कीवर्ड होना चाहिए। जी, नोटपैड वीडियो रिकॉर्डिंग है यार, क्या जरूरत है लिखने की, ये जाके नोट करना। मेरा तो ख्याल है आपको याद हो जाना चाहिए था, जिस तरीके से हमने इसको लगाया, ज़हन नशीन हुआ नहीं, हो गया होना चाहिए मेरा ख्याल है। नहीं तो वीडियो तो है ना, घर जाके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जिस रिकॉर्डिंग को बंद करें।